जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, आरा कुलगाम में एनकाउंटर की खबर है। मिलिटेंट और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प की इत्तलात है। झड़प में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। फायरिंग का तबादला जारी है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, आरा कुलगाम में एनकाउंटर, मिलिटेंटों और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। फायरिंग का तबादला जारी है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी का। ज़हूर, आरा कुलगाम में एनकाउंटर के ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे। देखिए हिना, मैं आपको बताऊं कि ये जो एनकाउंटर है ये अभी बाद दोपहर यहाँ आरा मोहनपुरा करके एक गांव है, यहाँ पे शुरू हुआ। और हम आपको बताएं कि इस इलाके में जो है फोर्सेस ने पहले ही मुहासरा किया था और उन्हें यहाँ पे मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई थी। और जो ही यहाँ पे फौज पहुंच गई, सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच गई, तो ऐन उसी वक्त यहाँ पे एक एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ। फिलहाल अभी इब्तिदाई मरहले में हमें ये इत्तलात मौसूल हुई है कि एक मिलिटेंट जो है आदमशनाख्त जो एक मिलिटेंट है उसकी लाश बरामद हुई है। मीन्स वो इस झड़प में जो है मारा गया है। फिलहाल अभी जो है फायरिंग दोनों तरफ से जारी है और इलाके को पूरा कॉर्डन ऑफ किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और ये जो एनकाउंटर है ये फिलहाल अभी चल रहा है, जारी है। और इस तरह के एनकाउंटर जो है माजी में भी इस इलाके में हुए हैं और ये काफी सेंसिटिव जगह है जहाँ पे अभी एनकाउंटर चल रहा है। और कुल मिलाकर अभी सूरत हाल जो है काफी यहाँ पे ग्रिम है और पूरे इलाके को जो है फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया है। एनकाउंटर जारी है और नाज़रीन तक हम वक्फे तक ये खबरें जो है वो पहुंचाते रहेंगे। जी ज़हूर रिजवी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। और जैसा कि आपने कहा, लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। तो नाज़रीन आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के आरा कुलगाम में एनकाउंटर की खबर है। मिलिटेंट और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प की इत्तलात है। जिस तरह से हमारे साथी ज़हूर रिजवी बता रहे थे कि झड़प में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। फायरिंग का तबादला जारी है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने घेरे में लिया हुआ है। और कानपुर से अहम खबर, चौबेपुर हमले मामले से जुड़ी हुई एसओ चौबेपुर विनय तिवारी को मुअत्तल किया गया। तो बेहद अहम खबर, लगातार विनय तिवारी का नाम जो है वो सुर्खियों में आ रहा था। कल से विनय तिवारी के मशकूक किरदार के बाद विनय तिवारी को मुअत्तल किया गया। तफ्तीश के दौरान सबूत की बिना पर विनय को जेल भी भेजा जाएगा। आईजी का ये बयान सामने आया है। कानपुर इंतजामिया ने गैंगस्टर विकास दुबे का घर भी मुनहदिम किया है। विकास दुबे की तलाश में हिंदुस्तान के बाहर भी टीमें भेजी गई हैं। और चलिए कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे संदीप सविता। संदीप, बेहद अहम खबर, और जिस तरह से लगातार ये इत्तलात आ रही थी कि विनय तिवारी का जो किरदार है वो कहीं ना कहीं मशकूक नजर आ रहा है और मुखबरी की इत्तलात भी थी, इसी की बिना पर ये तमाम तर कार्रवाई, तफसीलात चाहेंगे। जी हिना, बिल्कुल जिस तरह से सुबह सूचना मिली थी कि एसटीएफ कॉल डिटेल को तलाश रही है और उसको इकट्ठा कर रही है, कॉल डिटेल के आधार पर जो है कार्रवाई करेगी, उसी के आधार पर अब जो है पुलिस ने विनय तिवारी जो कि चौबेपुर थाना इंचार्ज हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। और साथ ही आला अधिकारियों का कहना है कि इसकी जांच की जाएगी, संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तारी होगी और सजा मिलेगी। जिस तरह से बातें सामने आ रही थी कहीं ना कहीं उसमें दम है और कई पुलिसकर्मियों के और भी कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं। जय हिना। जी संदीप, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पूरे मामले पर इतनी तेज़ी के साथ कार्रवाई की जा रही है, इतनी सख्ती के साथ अमल किया जा रहा है, और ये भी खबरें हैं कि विकास दुबे का जो घर था वो भी अब तोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल हिना, जिस तरह से सख्ती की बात की जाए तो सख्ती इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसको डायरेक्ट कार्रवाई के निर्देश दिए और अधिकारियों को काम भी करने के लिए कहा, वहां पर कैंप करने के लिए कहा और ऑपरेशन खत्म करने के बाद ही लखनऊ वापस आने के लिए कहा, उस आधार पर अगर देखा जाए तो कार्रवाई काफी तेज है और पुलिस की संलिप्तता पाए जाने की भी बात सामने आ रही है। और अब जो जेसीबी वहां पर खड़ी थी, जो जिस जेसीबी से रास्ता रोका गया था पुलिस का, उस जेसीबी से ही विकास दुबे का मकान गिराया जा रहा है और वहां पर कार्रवाई जारी है। पूरा दीवारें गिराई जा रही हैं, वहां पर ये कार्रवाई जारी है। और संदीप, इस सब के बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि सूबे के तमाम तर जो आला अधिकारी हैं वो वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं और बेहद सरगर्मी के साथ जो है वो विकास दुबे की तलाश की जा रही है, एक एक चीज जो है वहां पर खंगाली जा रही है।
बिल्कुल, कल से अगर बात की जाए, जब देर रात मुठभेड़ हुई, देर रात मुठभेड़ के बाद आला अधिकारियों का आने का सिलसिला शुरू हुआ। डीजीपी आए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आए, आईजी वहां पर मौके पर रहे, एसएसपी मौके पर रहे और कमिश्नर भी यहाँ तक की मौजूद रहे। जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, साथ ही पुलिस की 100 टीमें बनाई गई हैं और बॉर्डर को सील कर दिया गया था। बॉर्डर सील करने के बाद भी एक तरह से छापेमारी चल रही है और प्रदेश के कई शहरों में छापेमारी चल रही है। जिस तरह से विकास दुबे के घर की बात की जाए तो जो गांव में एक ये घर है, उसके अलावा लखनऊ में भी एक घर है और नोएडा में भी उनका एक घर है। तो उस तरह से टीमें लगातार काम कर रही, छापेमारी का काम कर रही हैं। अपने सूत्रों को मुखबरों को जिस तरह से लगाया है कि सूचना किसी तरह से मिले और उस पर इनाम भी घोषित किया गया है 50,000 रुपए का। हर तरह से पुलिस कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। और संदीप, ये भी जानना चाहेंगे, आसपास के इलाके के जो लोग हैं जो वहां पर रह रहे हैं, क्या उनसे भी गहरी पूछताछ, गहरी तफ्तीश? बिल्कुल ही ना, जिस तरह से उनके घर पे कई जो उनके नौकर थे वो काम करते थे, उनसे पूछताछ हुई। खाना बनाने वाले कुछ महिलाएं थी, उनसे पूछताछ हुई। लेकिन गांव वालों की भी अगर बात की जाए, उनके घर के आसपास के लोगों की बात की जाए, तो कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये एक गंभीर मसला है कि कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि उनके घर पे जो एक काम करने वाली थी, उनसे जब बात की गई तो उनका कहना है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि पुलिस कब आई। तो ये एक गंभीर मामला है कि वहाँ के लोग कुछ बताने को तैयार नहीं है। जी ना। जी संदीप, एक और बात जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और सूबे में जो पूरी जो सिक्योरिटी अमला है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर छोड़ गया है। कार्रवाई जो की जा रही है उस पर अब सेंटर की भी नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल ठीक बात है ये, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले जिस तरह से आदेश आया, लखनऊ से ये आदेश आया है कि मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिए हैं डीजीपी को कि जो अन्य शहरों के बड़े हिस्ट्री सीटर हैं, माफिया हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जाए। वो लिस्ट स्वयं डीजीपी देखें और उन पर कार्रवाई तेज की जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में ये आदेश जारी किए गए हैं, डीजीपी इसकी निगरानी करेंगे। ये आदेश जारी किए गए हैं तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर गंभीरता से लिया है शासन ने और इसको आदेशित किया है कि कार्रवाई तेज की जाए। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीली जानकारी के लिए। लगातार इस मामले पर नजर बनी हुई है। आपको बताएं कि कानपुर में चौबेपुर हमला मामले से जुड़ी ये खबर है। एसओ चौबेपुर विनय तिवारी को मुअत्तल किया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये कानपुर इंतजामिया ने गैंगस्टर विकास दुबे का जो मकान है उसको मुनहदिम किया है और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विकास दुबे की तलाश में टीमें बाहर भी भेजी गई हैं। तो इंतजामिया पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है और जिस तरह से हमारे साथी संदीप बता रहे थे कि ज़ियाला योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्त एक्शन लेने की कल ही उन्होंने ये बात कह दी थी और इसीलिए तमाम तर कार्रवाई जो है वो भी बहुत तेज़ी के साथ की जा रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कानपुर इंतजामिया ने गैंगस्टर विकास दुबे का घर मुनहदिम कर दिया है। वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी थीं, तमाम तस्वीर अपनी कहानी खुद बयान कर रही हैं। यानी इंतजामिया, पुलिस का अमला बेहद सख्त नज़र आ रहा है इस पूरे मामले में। एक और अहम खबर, आलमी सेहत इदारे की टीम आइंदा हफ्ते चीन का दौरा करेगी। ये टीम कोरोना वबा के फूट पड़ने की वजूहात की तहक़ीक़ात करेगी। ख्याल रहे कि पिछले साल दिसंबर में कोरोना की शुरुआत चीन के शहर वुहान से हुई थी। वाज़ेह है कि ये पेशरफ्त अमेरिका की जानिब से शदीद तनक़ीद और यूरोपीय ममालिक की तरफ से कोरोना की असल के बारे में तहक़ीक़ की ज़रूरत पर ज़ोर के बाद सामने आई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, लगातार चीन के ऊपर ये कहा जाता रहा है कि कोरोना के लिए चीन ही जिम्मेदार है। जिस तरह से वहाँ पर जो उनका मार्केट रहा है वहीं से कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि चीन जो है इस पूरे मामले पर लगातार इस बात को नकारता रहा है। अभी WHO की तरफ से क्या कुछ खास इक़दामात? बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम होने वाला है जब WHO की टीम अगले हफ्ते रिपोर्ट के मुताबिक चाइना जाएगी और वहां पर स्टडी किया जाएगा और पता लगाया जाएगा, एक जांच की जाएगी कि किस तरह से ये वायरस इंसानों तक पहुंचा। हालांकि ये पूरी दुनिया जानती है कि वुहान से इस पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी, लेकिन एलिगेशंस चाइना पर यह है कि समय रहते
चाइना ने ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन दुनिया के साथ साझा नहीं की। अगर समय रहते इन्फॉर्मेशन साझा कर दी गई होती तो कोरोना के इतने मामले नहीं होते, जो कि आज पूरी दुनिया में करीब 1 करोड़ मामले कोरोना वायरस के हैं पूरी दुनिया में, और करीब करीब 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसकी जिम्मेदारी कैसे तय हो? हालांकि अमेरिका लगातार सीधे तौर पर आरोप लगाता है चीन पर कि चीन ने इसको जन्म दिया है, इस पेंडेमिक को। तो ऐसे में जो WHO की टीम जाएगी, माना यह जा रहा है कि ये वहां पर जांच करेंगे और ये पता लगाएंगे कि आखिर अगर ये कोरोना वायरस इंसानों तक पहुंचा तो ये पहुंचा कैसे। और माना जाता है कि ये वायरस जो है ये बैट्स के अंदर यानी चमगादड़ के अंदर पाया जाता है। तो क्या वहां से ये इंसानों तक पहुंचा या किसी बीच के किसी ऐसे जानवर के जरिए ये इंसानों तक पहुंचा है? तो जब तक इसकी जांच नहीं होगी तब तक इसका सोल्यूशन निकालना शायद आसान ना हो। इसलिए 6 महीने पीछे जाकर अब ये टीम वहां इन्वेस्टिगेट करेगी 6 महीने पहले वहां पर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है। हालांकि आपको ये भी याद दिला दें कि WHO में पिछले महीने, माफ कीजिए 2 महीने पहले यानी मई के महीने में एक प्रपोजल भी रखा गया था। करीब 60 देशों ने इसको सपोर्ट भी किया था और भारत भी इसमें शामिल था, को स्पॉन्सर किया था। जिस प्रपोजल में ये कहा गया था कि इंसानों तक ये वायरस कैसे पहुंचा इसकी एक जांच की जानी चाहिए। ये प्रपोजल रखा गया था और उसमें भारत को स्पॉन्सर था। और उसमें ये भी आपको बता दें कि WHO ने क्या कदम उठाए इस पे बारे में भी असेसमेंट की बात की गई थी। तो माना जा रहा है कुल मिलाकर इस जांच के जरिए तह तक पहुंचा जाएगा कि आखिर ये वायरस इंसानों तक कैसे पहुंचा। जी, तो बेहद अहम है और इस पर लगातार पूरी दुनिया की भी नजर है। शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर ज़रूरी है, लेकिन बसा औकात जाने अनजाने में लोग इन ज़रूरी बातों का ख्याल नहीं रखते। अब इन साहब को ही देख लीजिए, ये पुणे से मुत्तसिल लोनी काभूर इलाके के ग्राम पंचायत के साबिक रुकन हैं। कोरोना को मात देकर बाजे गाजे के साथ घर लौट रहे हैं। 14 दिनों बाद अस्पताल से नाचते गाते लौटते हुए पंचायत के साबिक रुकन उमेश के हामियों ने यहाँ खुलकर सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी फासले का मजाक उड़ाया। मध्य प्रदेश के 10वीं बोर्ड के नताइज का ऐलान कर दिया गया। 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में पूरे सूबे से 11 लाख तलबा ने शिरकत की थी। इसमें भिंड के अभिनव शर्मा ने पहला मुकाम, गुना के लक्षदीप ठाकर ने दूसरा मुकाम और गुना के ही प्रियांशु रघुवंशी ने तीसरा मुकाम हासिल किया। बोर्ड के इम्तिहान में 5,60,474 तलबा कामयाब हुए। 3,42,390 तलबा फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, जबकि 2,15,162 तलबा ने सेकंड डिवीजन और 2,922 तलबा थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। बोर्ड का कुल नतीजा 62.84% रहा, जो कि गुज़िश्ता साल के नतीजे से 1.5% बेहतर है। 2019 में 10वीं बोर्ड का नतीजा 61.32% रहा है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से तलबा को 2 पेपर्स में जनरल प्रमोशन दिया गया। मध्य प्रदेश में 35 साल बाद ऐसे हालात बने जब तलबा को जनरल प्रमोशन दिया गया। वाज़ेह है कि 1984 में जब भोपाल में गैस सानहा हुआ था, हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त बोर्ड ने पहली बार जनरल प्रमोशन तलबा को दिया था। यही नहीं, इस बार कोरोना कहर के चलते तलबा को भोपाल नहीं बुलाया गया। हालांकि इससे पहले बोर्ड के टॉपर तलबा को CM हाउस में बुलाकर उनका एजाज किया जाता रहा है। अमरावती की तायद में जारी एहतजाज के 200 दिन मुकम्मल हो गए हैं। 200 दिन की तकमील पर अमरावती JEC की तायद में मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के अलावा JEC लीडरों ने शिरकत की। अमरावती की तायद में JEC और तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से रियासत के 175 असम्बली हल्कों में एहतजाज किया गया। एहतजाजी JEC लीडरों ने एक रियासत एक दारुल हुकूमत का नारा दिया। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती की तायद में शहीद किसानों को खराज अकीदत पेश किया। उड़ीसा से खबर है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रियासत में आज कोरोना के नए 495 मामलों की तस्दीक हुई। इन नए मामलों के साथ उड़ीसा में कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 8,601 हो गई है। रियासत में 2,853 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने 48 घंटों की बंदिश का आज से आगाज किया। कर्नाटक में CM रिलीफ फंड का अब तक 1 रुपया भी इस्तेमाल न किए जाने पर हर तरफ से सख्त बरहमी का इजहार किया जा रहा है। JDS के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने कहा कि वज़ीर आला अब भी किस इमरजेंसी का बिलाखिर इंतजार कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कोरोना की वबा से निपटने के लिए CM रिलीफ फंड में 290 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम अवाम ने जमा की है।
एक एक वोटर भी तुमको वोट दिया है, तुमको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, तो तुम कब कौन सी इमरजेंसी का इंतज़ार कर रहे हो? तुम चाहते हो कि जलजला आ जाए, पूरी तरह ये ज़मीन तबाह हो जाए, सारे लोग ख़त्म हो जाए, उस इमरजेंसी में खर्चा करोगे? अरे जितने मर रहे हैं उनको तो बचा लो कम से कम, इससे बड़ी इमरजेंसी नहीं हो सकती है। इतना ही फंड नहीं, केंद्र सरकार से फंड लाना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो तुम वर्ल्ड लेवल में जो भी ऑर्गेनाइजेशन फंड देता है वो सारा फंड ला के कर्नाटका की रियासत के लिए खर्चा करना चाहिए था। बशर्त कि ऊपर वाला इनको अक्ल दे, मैं इनको कुछ नहीं कह सकता। लॉकडाउन के बाद बन रही दिल्ली की शाही जामा मस्जिद को आज आवाम के लिए खोल दिया गया। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक आम लोग मस्जिद में जाकर इबादत कर सकेंगे। देर रात से सुबह तक चलने वाले नाइट कर्फ्यू की वजह से फजर की नमाज वही लोग बाजमात अदा कर पाएंगे जो कि मस्जिद के अंदर पहले से मौजूद हैं। नमाज के दौरान समाजी फासले पर अमल करना लाजमी होगा। दिल्ली से जामा मस्जिद का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद को आम लोगों के लिए आज से खोल दिया गया है। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक ये जामा मस्जिद खुली रहेगी। जामा मस्जिद को आप देख सकते हैं कि अभी भी लॉकडाउन का जो असर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आमतौर पर यहाँ पर काफ़ी चहल पहल होती थी। इस वक्त जो है कई घंटे हो चुके हैं जामा मस्जिद को खोले हुए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आम लोग अभी तक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 11 जून को जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया था। जिस तरह से दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे थे, अब जामा मस्जिद को खोला जा रहा है। कई तरह की शराइत हैं, यानी कि आपको समाजी दूरी का ध्यान रखना है। जो आपको अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ की, जहाँ पर ये बिल्डिंग बनी हुई है, सिर्फ वहीं पर नमाज होनी है। तो इसी के साथ साथ वहाँ पर मार्किंग की गई, यानी निशान लगाए गए हैं कि अलग अलग जगहों पर लोग खड़े होंगे और वहाँ पर नमाज अदा कर सकेंगे। सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक जामा मस्जिद खुली रहेगी, यानी कि जो 4 नमाजें हैं वो यहाँ पर अदा की जाएंगी, आम लोग आ सकेंगे। अलबत्ता जो फजर की नमाज़ है वहाँ पर उस सिलसिले में यहाँ पर जो अंदर के लोग हैं, जो जामा मस्जिद में खादिम हैं या दूसरे हजरात हैं, जो लोग हैं वो सिर्फ यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। लोगों से घर से वज़ू करके आने के लिए कहा गया है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे दाएं साइड में जो हौज़ आपको दिख रहा है, जहाँ पर ये छोटे छोटे से पिलर्स बने हुए हैं, इस हौज़ को खाली कर लिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको हौज़ से वज़ू करने की सहूलत नहीं मिलेगी। बहुत ज़माने के बाद हौज़ को सुखाया गया है। आमतौर से यहाँ पर जब सफाई होती थी तभी हौज़ से पानी निकाला जाता था, लेकिन अब इस पूरी जामा मस्जिद को यानी कि एक तरीके से सैनिटाइज करके इसको खोल दिया गया है। समाजी दूरी का ध्यान रखना है, और सबसे अहम बात यह है कि लोगों से कहा गया कि अपनी जानमाज़ घर से लेके आए, यानी कि हर तरह की एहतियात बरतने के लिए लोगों से कहा गया है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बेहद अहम खबर हैदराबाद से। जी हां, आए दिन तेलंगाना के गांधी अस्पताल में मरीजों के साथ लापरवाही की खबरें आती रही हैं। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में मरीजों को इलाज करने से इनकार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गांधी अस्पताल में कोरोना से मुतासिर मरीजों का इलाज करने से इनकार किया जा रहा है। फिलवक्त गांधी अस्पताल में 800 से ज्यादा कोरोना मुतासरा मरीज जेरे इलाज हैं। और नाज़रीन, ये जो तस्वीरें हैं, इन्हीं पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैदराबाद से हमारे साथी अनीसुर रहमान मौजूद है। अनीस, इससे पहले भी हमने इस तरह की खबरें जो हैं वो दिखाई थी कि किस तरह से लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है कोरोना मुतासरीन के साथ, और अब हम ये देख रहे हैं कि ज़मीन पर ये जो मरीज हैं ये पड़े हुए हैं, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल तक नहीं। क्या कुछ और तफसीलात हैं आपके पास? काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक लॉबी है हॉस्पिटल की, वहां पर लिफ्ट है और 2 खवातीन जमीन पर बैठी हुई हैं, और उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से आई हैं। तो वो खवातीन ये कह रही हैं कि उनमें से एक खातून ये कह रही है कि वो जहीराबाद की हैं, और कब से आपको तकलीफ है। जब तेलुगु में ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 15 दिन से वो तकलीफ में मुब्तला हैं। तो ये जो ऐसा लग रहा है कि यहाँ अस्पताल में काफी कम अमला है, और जो है वो इंतजार में है कि कब जो है वो अमला आए और उन्हें लिफ्ट में डालकर दूसरी तरफ मुंतकिल करे। काफी शिकायतें आ रही हैं तब से ये वबा फूटी है, तब से ही काफी शिकायतें आ रही हैं। इससे पहले एक जो डॉक्टर कपूल था, लोगों ने भी वीडियो बनाया था कि किस तरह उन्हें ले जाकर एक वार्ड में
डाल दिया गया है। उसमें से जो डॉक्टर की बीवी थी, जो वो भी डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि अगर हम कोरोना से नहीं तो यहाँ पर जो है जो हालात हैं उससे मर जाएंगे। तो काफी दबाव है यहाँ पर, जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, महकमा सेहत का, उस पर बहुत ज्यादा तादाद में जो है लोग अस्पताल की तरफ रुख कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी वही हाल है। कल मेरे एक जो जानकार थे, उन्होंने कहा कि रात उनकी एक दोस्त की जो है बीवी को तबीयत खराब हो गई थी, तो वो तकरीबन 7 अस्पताल उन लोगों ने जो है कोशिश की कि शरीक करवाया जाए, लेकिन उन्हें कभी भी कहीं भी जो है बेड अवेलेबल नहीं था, तो रास्ते में ही उनकी जो है वो वफात पा गई। लेकिन अनीस, इस सब के बीच में बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं कि कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, तिब्बी अमले की कोई कमी नहीं है, साथ ही साथ बेड्स के लिए भी तमाम तर बातें की जा रही हैं, लेकिन तस्वीर यहाँ पर कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। जी बिल्कुल, ये देखिए, बेड्स की बात हो रही है, यहाँ पर बिल्डिंग्स की बात हो रही है। ऑलरेडी जो है 4 अस्पताल शहर में काम कर रहे हैं और एक अस्पताल जो है गच्चीबोली में कायम किया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है ह्यूमन रिसोर्सेज का। डॉक्टर्स उतनी बड़ी तादाद में अवेलेबल हैं ऐसा नहीं लगता। उसी तरह जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो अवेलेबल है, वो नहीं लगता। बस ये दावे किए जा रहे हैं कि अस्पताल मौजूद हैं, आप आएं और इलाज करवाएं, लेकिन जी अनीस, बहरहाल अब देखना काफी अहम होगा कि ये खबर दिखाए जाने के बाद क्या अब इस पर कुछ खास कार्रवाई की जाती है, उससे भी हम अपने तमाम नाजरीन को रूबरू करवाएंगे। अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। महाराष्ट्र से खबर है, जहां मालेगांव के बाद अब मुंब्रा में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आ रही है। इस पर मकामी एमएलए और रियासत के वजीर बराए हाउसिंग जितेंद्र औहाड ने मकामी अवाम, इंतजामिया और महाराष्ट्र हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमें मजीद आगे लड़ना है। मालेगांव और मुंब्रा से आगे रियासत और फिर मुल्क से कोरोना का खात्मा करना है। पूरे विश्व में, दुनिया में कोरोना ने कहर मचा दिया है। मुझे कहते हुए थोड़ी खुशी होती, गम तो है कि मुंब्रा ने जो शुरू में मुंब्रा शहर के नाम से जो बवाल उठा था, बहुत पेशेंट है, बहुत पेशेंट है, आज मालेगांव के बाद अगर किसी ने पेशेंट कम करने में अपने आप को संभाला है तो उस शहर का नाम मुंब्रा है। थोड़ा सा इतिहास बरतना चाहिए, थोड़ा सा मर्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि यह जानलेवा बीमारी है। यही नहीं तो जो बीमार हुआ है और जो बीमारी से बाहर आके अपने घर में है, उनको बाहर आके अपना खून देना पड़ेगा, अपना प्लाज्मा देना पड़ेगा, ताकि जो पेशेंट एडमिट है उनके लिए